नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस केस में गिरफ्तार किए गए 5 में से 6 में से 5 आरोपी हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस उन्हें विपक्षी दलों के साथ अपने संबंध स्वीकार करने के लिए प्रताड़ित कर रही है, जबकि उनका विपक्षी दलों से कोई नाता नहीं है। आरोपियों को बिजली के शॉक दिए गए, उन्हें प्रताड़ित किया गया, उन्हें कस्टडी में कई यातनाएं देकर दबाव डाला गया कि वो विपक्षी दलों और विपक्षी नेताओं का नाम लें कि उनके उनके साथ संबंध है। विपक्ष को संसद कांड में फंसाने के लिए पुलिस ने थर्ड डिग्री का प्रयोग किया। ये खुलासा दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आरोपियों ने किया है। इन 5 आरोपियों ने अदालत को यह बताया कि उन्हें करीब 70 सादे कागजों पर साइन भी कराए गए और उन्हें मजबूर किया गया इलेक्ट्रिक शॉक देकर। आरोपियों के भरी अदालत में ऐसा बयान देने से इस मामले में नया मोड़ आ गया है और काफी हंगामा मचा हुआ है। जो विपक्ष के नेता हैं वो लगातार इस जो ये जो खबर है उसे शेयर कर रहे हैं, साथ ही साथ इस पर हंगामा भी मचा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सरकार ये क्यों दर्शाना चाहती है, क्योंकि वहां पर जो पास बनाए गए थे वो तो जो बीजेपी सांसद थे उनके द्वारा बनवाए गए थे। तो फिर आखिर विपक्षी दलों से संबंध स्वीकार करने के लिए इतना ज्यादा प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है? तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आपने खबर देखी सर, ये हम अपने दर्शकों को भी दिखा देते हैं। खबर है कि जो है संसद सुरक्षा सेल के आरोपी बोले कि इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया और कहा गया कि पुलिस विपक्षी दलों से जुड़े होने की बात कबूलने का दबाव बना रही है उन पर। सर ऐसा क्यों किया गया है? नहीं निधि, ये तो सबको पता है ऐसा क्यों किया गया है। इलेक्शन के पहले परिस्थिति को बदलने के लिए ये किया गया है और बहुत जगह किया गया, हो सकता है बहुत सारे राजनीतिज्ञों के साथ भी किया गया हो। हम लोग कहते हैं, कोई कहता है 25 करोड़ मिले, कोई कहता है 50। अब क्या पता उन्हें शॉक देके, इलेक्ट्रिक शॉक देके कहा गया हो कि अगर मार देंगे वरना आ जाओ तुम इस साइड पे। देखिए, ये असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा है, ऐसी यातना तो हमने सुनी थी, अंग्रेजों के जमाने में होती थी कि वहां पे सरदार भगत सिंह को और क्रांतिकारियों को बर्फ की सिल्लियों पे लिटाया जाता था, ठंड में उनको भूखा रखा जाता था, उनको दागा जाता था, आग से बिल्कुल जला दिया जाता था। ये हमने अंग्रेजों के जमाने में सुना था। ये हमने कल्पना नहीं की थी, ये लोकतांत्रिक भारतवर्ष में भी ऐसा हो सकता है। अब देखिए, ये बच्चे वास्तविकता में इन्होंने प्रेरणा ली थी सरदार भगत सिंह से। सरदार भगत सिंह ने भी यही किया था जिसके लिए फांसी पे चढ़ गए थे। वो भी संसद के अंदर गए थे, उन्होंने जो पटाखे थे, पटाखे बेसिकली, बम नहीं, पटाखे। अच्छा, असली कौन लोग दोषी हैं इस कांड में अगर वो लोग अंदर घुसे? वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दोषी है जो बीजेपी का है। इसका मतलब उसने बिना जान, अच्छा, उसको आपने बेनिफिट ऑफ डाउट देके छोड़ दिया कि नहीं नहीं वो तो होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो ऐसे ही रिकमेंडेशन कर देते हैं, जान पहचान के आधार पर कर देते हैं। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा दोष किसका है? सुरक्षा अधिकारियों का। क्या आपको ये कोई खबर मिली कि सुरक्षा अधिकारियों को डिसमिस किया गया है नौकरी से या उनको अरेस्ट किया गया है? क्योंकि अगर ये तो बच्चे, चलिए नादान थे, इन्होंने तो उत्तेजना में आके सरदार भगत सिंह से प्रेरणा लेके ये काम कर दिया। अगर सही में आतंकवादी घुस गए होते तो, और सही में उसमें पिस्तौलें होती, बम होते तो, उन सुरक्षा कर्मियों पे कोई कार्रवाई नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, इन लोगों का भी इन्हें लगता है ना, जैसे एक होता है ना आपदा में अवसर। अब ये बहुत बड़ी आपदा थी। सारा प्रश्न ये उठ रहा था कि अगर आपकी संसद की सुरक्षा इतनी कमजोर है कि यहां अबोध बच्चे, 22-22, 24-24 साल के बच्चे, उनमें क्रांतिकारी का इस समय भूत चढ़ा हुआ है, वो अगर संसद के अंदर जा सकते हैं तो देश की संसद, जो अटल जी के जमाने में एक बार आतंकवादी घुस नहीं पाए थे लेकिन उन्होंने हमारे सुरक्षा कर्मियों की हत्या तो करी दी थी, उसी प्रकार की घटना दोबारा तब होती है जब बीजेपी का शासन होता है। 70 साल में पिछले संसद में तो एक संसद के अंदर नहीं घुस पाया था कोई, संसद के बाहर आतंकवादी घुसे थे जो उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को मारा था, सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें मारा था। ये पहली घटना है जो हमारा लोकतांत्रिक स्वतंत्र भारत है उसके अंदर पहली घटना है कि संसद के अंदर, और आप कह रहे थे नया संसद तो आपने बहुत अच्छा बनाया है, इसके अंदर तो पक्षी भी पर नहीं मार सकता। असली मुद्दा है, इसका मतलब जैसे ये आरोप लगते थे
जो मालेगांव के केस में जो कोरेगांव का मामला था कि आप जो है प्लांट करते हैं लोगों के लैपटॉप पे, और प्लांट करके उन जो बेचारे 80 और 85 साल के बुजुर्ग जो जो पानी भी नहीं पी पाते थे और क्योंकि उनको बीमारी थी, उनका शरीर कांपता था, कोर्ट ने उनको स्ट्रॉ से दूध और पानी पीने की भी अनुमति नहीं दी थी। खैर बेचारों का देहांत हो गया। इसका मतलब यह है कि आप इस प्रकार के काम करके विपक्षियों को बदनाम करके, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बदनाम करके और बच्चों को इस प्रकार की यातना, इसके देश के युवाओं के इस प्रकार की यातना की कल्पना तो हम सोचते हैं या तो हिटलर ने किया था या मुसोलिनी ने किया था या माओ से तुंग करता है। तो मेरे को तो अब ये कल्पना होने लगी है, सिहरन होती है, जैसे थिमेन स्क्वायर में हुआ था, चीन के अंदर युवा बच्चे जो है लोकतंत्र की बहाली की बात कर रहे थे और टैंकों ने आके हजारों बच्चों को कुचल दिया था और मार दिया था। वैसा थिमेन स्क्वायर हिंदुस्तान में ना बना देंगे। अरे हमारे बच्चे हैं ये, ठीक है उत्तेजना में उन्होंने काम किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था इस प्रकार, लेकिन दोषी तो सबसे ज्यादा अगर कोई दोषी हैं तो सुरक्षाकर्मी हैं। शौक तो उनको देना चाहिए कि उन्होंने सुरक्षा में चूक क्यों की। वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी का है वो दोषी है, उनको तो आपने कुछ नहीं किया। और ये बच्चे जो अंदर गए थे बिना किसी दुर्भावना के गए थे, और उसके बाद आप दूसरा क्राइम कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को नामित करने का कोशिश कर रहे हैं जो उसमें इन्वॉल्व नहीं है, जो अपोजिशन। चलिए बच्चों की हिम्मत को मैं दाद देता हूं कि बच्चों ने हिम्मत करके कम से कम ये बात जज साहब के सामने कही। अब जज साहब की क्या मजबूरियां हैं, जज साहब को मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, न्यायाधीशों में टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरी तो आशा अगर मैं जज होता, अगर मैं उस समय कुर्सी में बैठा होता, तो तुरंत मैं उन पुलिस अधिकारियों जिन्होंने यातना दी उनको अरेस्ट करता और 10-12 साल की सजा देता। ये तो कानून के तहत भी अनुमति इसकी नहीं है, और इसका मतलब आप जो है दोषी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और निर्दोषों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जज साहब क्या करते हैं तो जज साहब जाने। तो असल में इस समय हिंदुस्तान के अंदर जो हम लोग रोज डिस्कस कर रहे हैं निधि, कि लोकतंत्र को बात तो अब छोड़ दीजिए, हम अगर तानाशाही में भी क्या नॉर्थ कोरिया की तरफ बढ़ रहे हैं क्या, जहां पे मुस्कुराने पे रोक होगी, जहां पे नेता के खिलाफ बोलने का मतलब होगा कि आपको भीड़ घेरेगी, मार देगी, आप अपनी भावना नहीं प्रकट कर सकते, अपनी बात नहीं कह सकते। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती यही थी। पक्ष था, विपक्ष था, कोई राम को मानता था, कोई कृष्ण को मानता था, कोई किसी को नहीं मानता था, कोई पेरियार को मानता था, कोई अंबेडकर को मानता था, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग चीजें, सब आनंद से प्रेम पूर्वक आपस में मिलजुल के रहते थे। अब इसका मतलब यह है कि आप शंकराचार्य की माने ना माने, आप बाकी किसी की माने ना माने, मोदी जी की मान लीजिए, बस बीजेपी की मान लीजिए, अगर आप नहीं मानेंगे तो इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। अरे अगर जेल के अंदर भी किसी को भेजा जाता है, जब तक ही इज नॉट प्रूव्ड गिल्टी, उसके बाद तो इतना ज्यादा दंड तो उसको दिया ही नहीं जाता है। अच्छा पहले ही दिन उन्होंने कह दिया था कि हम किस लिए आए हैं, हम क्यों अंदर गए थे और किसने भेजा था, ये भी उन्होंने बता दिया था। तो इसका मतलब ये है कि अब क्या इतनी पराकाष्ठा हो गई। आप इमरजेंसी का भी याद कीजिए, क्योंकि मैं इमरजेंसी में, मेरे रिश्तेदार कुछ जेल में थे जो इंदिरा जी के अगेंस्ट लड़े थे, हम जेल में मिलने जाया करते थे, कोई कष्ट नहीं था किसी को, खाट बिठा के अपना मस्ती से धूप सेकते थे, आपस में गप लगाते थे, सारे बड़े बड़े नेता जो हैं बैठा करते थे, कहीं किसी को कोई समस्या नहीं थी। लेकिन इसका मतलब यह है कि अभी शिबू सोरेन को ले गए, इनको हेमंत सोरेन को ले गए, कहीं उनको न इलेक्ट्रिक शॉक लगाने लगे, कल किसी भी संजय सिंह को और मनीष सिसोदिया को ना लगाने लगे, क्योंकि कहा ये तेजस्वी यादव ने कि ईडी ने जब उनको पूछताछ के लिए बुलाया उनको यातना दी गई। बताइए, ये एक लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक हितों को साधने के लिए अगर अपने विपक्षियों को इस प्रकार से शारीरिक यातना दी जाएगी तो मेरे देश की छवि विश्व भर में क्या बनेगी। खैर छवि की तो इनको चिंता नहीं है, इनको अपनी गद्दी की चिंता है। भैया गद्दी ले लो यार, तुम कह दो कि अब चुनाव नहीं होगा, इमरजेंसी लगा दो देश में, हम लोग भी बोलना बंद कर देंगे, नहीं आएंगे किसी डिबेट में, नहीं बोलेंगे। लेकिन जब तक देश के अंदर संवैधानिक अधिकार है, संविधान जिंदा है, संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमको दिया है, तब तक तो हमें बोलने दो, तब तक तो उसका पालन करो। 2024 में जीत जाना, संविधान को खत्म कर देना, मनुस्मृति को लागू कर देना, कहना कि जो नहीं कहेगा, सुबह ही सुबह गान नहीं करेगा माननीय मोदी जी का, अमित शाह जी का,
उसको जो हम जेल में डाल देंगे, उसको यातना देंगे, तब चलिए आप जब संविधान में चेंज कर देंगे हमारा अधिकार नहीं रहेगा। लेकिन आज तो मेरा संवैधानिक अधिकार है, आज सबका संवैधानिक अधिकार है कि अपनी लोकतांत्रिक भावनाओं को प्रकट कर सके। उसके लिए मारना, पीटना, यातना देना, उसको जीप से कुचलना, उसको जीप पलटवा देना, ये चीजें तो गलत है ना। तो आप आइए बिल्कुल सर, और 2024 में अगर इसमें विपक्ष को जोड़ने की साजिश रची जा रही है, जबकि ये सब कुछ इन युवाओं का गैलरी पास जो है वो बीजेपी सांसद ने बनवाया था। उस सांसद पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा विपक्ष को ही इस खेल में फंसाने की साजिश हो रही है। और इतनी बड़ी खबर जो है वो मीडिया से पूरी तरह से गायब है। मतलब अगर ऐसी साजिश बीजेपी के खिलाफ की जाती तो फिर मीडिया क्या करती आप सभी जानते हैं। लेकिन जब विपक्ष के खिलाफ इस तरह की साजिश रची जा रही है जिसमें जो दोषी है वो बीजेपी का ही सांसद है, तो आखिर मीडिया में इस तरह की खबर बिल्कुल दबा ही दी जाएगी। नहीं निधि, आप मीडिया किसको कह रही हैं? कौन सी मीडिया, कहां मीडिया, कैसी मीडिया? उसे आप मीडिया कह रही हैं? जो मीडिया कहने योग्य नहीं है, जो डिजर्व नहीं करता, आप हैं मीडिया। जो यूट्यूब चैनल्स हैं, रवीश कुमार है मीडिया, 4 PM है मीडिया, सत्यहिंदी.com है ना मीडिया। मीडिया आप हैं, वो कौन सी मीडिया हैं? वो तो असली आज बताते हैं किसी चीज को, जो भी अत्याचार हो रहा है, जो भी चीजें हो रही हैं, किसी चीज को बताते हैं क्या? उनको तो ऊपर से आदेश आता है पीएमओ से, ये आज खबर चलानी है, ये लाइन आपको लेनी है, वो लाइन ले लेते हैं। वो कौन सी मीडिया? मीडिया का मतलब क्या होता है? मीडिया जो है वो अपोजिशन से प्रश्न नहीं पूछता है, वो सत्ता से प्रश्न पूछता है। और हमारा ये जो जिसको आप मीडिया कह के संबोधित कर रही हैं, वो सारे दिन विपक्ष से प्रश्न पूछता है, वो सत्ता से प्रश्न ही नहीं पूछता है। भाई मैं तो डॉक्टर लोहिया का सिपाही हूं, मैं तो डॉक्टर लोहिया से अपना राजनीतिक पाठ जो पहला लिया था मैंने 10 साल की उम्र में, उन्होंने उस समय कहा था जो मुझे बात दिल में छू गई थी। पंडित नेहरू का बड़ा सम्मान था, मैं 10 साल की उम्र थी मेरी। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि ये जो देश है ये अगर मूर्ति पूजा में इतना डूबा हुआ है, अगर ये व्यक्ति पूजा करेगा देश बर्बाद हो जाएगा। हमें व्यक्ति को एक नेता और एक व्यक्ति की तरह ही मानना चाहिए। भगवान एक अलग चीज है, भगवान का सम्मान सब करते हैं। अगर व्यक्ति को भगवान का प्रतिरूप मान लिया जाएगा तो इसलिए लोहिया ने कहा था कि मैं नेहरू जी का विरोध इसलिए करता हूं, जबकि उन्होंने कहा कि अगर मेरे को बुढ़ापे में और मृत्यु शैया पे भी अगर किसी एक आदमी को बुलाने की अनुमति होगी तो मैं पंडित नेहरू को बुलाऊंगा। लेकिन उन्होंने कहा व्यक्ति पूजा जो देश को आदत पड़ रही है मैं उसको छुड़ाना चाहता हूं, इसलिए मैं पंडित नेहरू का विरोध करता हूं। वही स्थिति आज पैदा हो रही है। किसी का कोई मान्यता नहीं है, शास्त्रों की, वेदों की, शंकराचार्य की, किसी की कोई मान्यता नहीं है। एक ऐसा प्रोपेगेंडा पैसे के माध्यम से और इस मीडिया के माध्यम से फैला दिया गया है कि देश की जनता जो है वो बिल्कुल कर्तव्य विमूढ़ हो गई है। बिल्कुल सर। और जो आपको नहीं लगता कि इतनी बड़ी खबर है, ये इतने इतने गंभीर आरोप हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को क्या इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? क्योंकि पुलिस घटना की जांच करने की बजाय विपक्ष को फिक्स करने की साजिश रच रही है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट क्या, जिस भी कोर्ट में ये केस है, जो भी कोर्ट है, ये तो उसका कर्तव्य है तुरंत वहां पे पुलिस अधिकारियों से कहता है 24 घंटे के अंदर बताइए। क्योंकि जो असली स्टेटमेंट होता है वो जज साहब के सामने होता है, वो पुलिस के सामने जो कन्फेशन होता है उसको मान्यता नहीं है कानूनी मान्यता। कानूनी मान्यता उसी स्टेटमेंट को होती है जो जज साहब के सामने होती है। जज साहब के सामने उन्होंने बताया हमको सताया जा रहा है, हमको फोर्स किया जा रहा है। अरे ऐसा ही तो चीन में होता है, ऐसे ही तो कोरिया में होता है। तो प्रश्न यह है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या प्रश्न है? आपने राहुल गांधी को इस बात के लिए सजा दे दी कि उन्होंने ललित मोदी और नीरव मोदी के खिलाफ कोई बात कही थी, उनकी सच छीन ली, उनका मकान छीन लिया, उनका फोन छीन लिया, उनकी गाड़ी छीन ली। अरे यहां तो यार साफ साफ कह रहा है कि भाई हमें शारीरिक यंत्रणा दी जा रही है। तो क्या हमारी जो कोर्ट्स हैं वो राजनीतिक निर्देश पे काम कर रही हैं? नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी श्रद्धा भाव, हमें जो सबसे बड़ा सम्मान हमारा है वो कोर्ट में है। फिर कोर्ट की जरूरत क्या है? फिर जो चाहे मोदी जी करें, फिर जो बीजेपी जो चाहे सो करे। संविधान की क्या आवश्यकता है? संवैधानिक अधिकारियों की क्या आवश्यकता है? फिर कह दीजिए एक तंत्र स्थापित हो गया है देश में, डिक्टेटरशिप आ गई है, हम लोग भी चुपचाप अपने घर में बैठेंगे। फिर काहे अपना जो हमारी गलतफहमी है कि लोकतांत्रिक अधिकार हैं और एजिटेशन होना चाहिए और गांधी के मूल्यों पे चलना चाहिए, नहीं चलेंगे। फिर गोडसे का राज होगा, मान लेंगे कि गोडसे देश के राष्ट्रपिता थे और महात्मा गांधी नहीं थे।
लेकिन आखिर भाजपा इतनी खौफ में क्यों है? 2024 जीतना तो काफी आसान लग रहा था, ऐसा कि पीएम मोदी कहते आ रहे। कल भी उन्होंने, जब बजट सत्र का आगाज हो रहा था, उन्होंने बाहर मीडिया से यही कहा कि अभी तो हम आधा बजट लेकर आ रहे हैं, पूरा बजट जो है हम तब लेकर आएंगे जब हमारी अगली सरकार बन जाएगी। तो साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि हम अपनी, जैसे ही अगली सरकार आएगी तो हम बजट लेकर आएंगे। तो उनको पूरा विश्वास है कि अगली बार वही आने वाले हैं। तो फिर इतना डर क्यों है कि साम दाम दंड भेद सब कुछ करना है? नहीं नहीं, वो जो बोल रहे हैं उनको जानते हैं, जो बोल रहे हैं वो सही नहीं बोल रहे हैं। उन्हें पता है कि उनकी सत्ता में वापस आने का 1% चांस नहीं है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने का 1% चांस नहीं है। बीजेपी की सरकार बनने का 30% चांस है, लेकिन 69% चांस जो है वो इस बात का है कि अपोजिशन की सरकार बने। उसका कारण मोदी जी को पता है। आप खुद सोचिए, साउथ के अंदर जो करीब 130 सीटें हैं उसमें बीजेपी को 1-2 सीट से ज्यादा नहीं मिलनी है। 30 सीटें कम हो रही हैं केवल उस साउथ ब्लॉक से, और सीटें कम करनी है केवल 30। अच्छा, शिबू सोरेन, ये हेमंत सोरेन जो हैं, जो ये घटना कल घटी है रात को, हेमंत सोरेन एक हीरो की तरह उभरे हैं। अभी इन्होंने तेजस्वी को उभारा था, राहुल गांधी को उभारा था। पिछली बार झारखंड से 2 सीटें मिली थी शायद कांग्रेस को, या जेएमएम को मिला के 2, बाकी सब जो है बीजेपी को मिली थी। जिस प्रकार से हेमंत सोरेन ने अरेस्ट होने के पहले अपना स्टेटमेंट दिया है, पब्लिक स्टेटमेंट दिया है, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है मैं शिबू सोरेन का बेटा हूं। मुझे उनकी जो उन्होंने उद्बोधन किया है उससे मुझे बिरसा मुंडा की याद आ रही है। बिरसा मुंडा के साथ भी यही हुआ था। बिरसा मुंडा से अंग्रेजों ने कहा था कि आप जो है ये सब युद्ध उद्ध छोड़िए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना छोड़िए, सावरकर की तरह आपको पेंशन देंगे, आपको बड़ा खेत खलिहान देंगे, आप लड़ाई मत लड़िए। बिरसा मुंडा ने जान देनी पसंद की थी। वही इन्होंने कहा, क्योंकि हेमंत सोरेन पे भी दबाव था कि आप सरकार गिरा दीजिए, जो नीतीश कुमार पे था। नीतीश कुमार तो चलिए दवा खाते हैं, उनका तो केस अलग है। हेमंत सोरेन ने जेल जाना पसंद किया, लड़के बाहर आए। अब पूरे देश के आदिवासियों के अंदर वो प्रभाव है। सीटें कम करनी है 30। पंजाब के अंदर 2-1 सीटें मिली थी, वो मिलनी नहीं। दिल्ली के अंदर 7 की 7 मिलनी थी, मिलनी नहीं। हरियाणा के अंदर 10 की 10 मिली, इस दिल्ली के अंदर 7 की 7 नहीं मिले, हरियाणा के अंदर 10 की 10 नहीं मिलनी। राजस्थान में कम से कम 5-6 सीटें तो जाट बाहुल्य क्षेत्र में कांग्रेस को जीतना है। गुजरात में जो भरूच का क्षेत्र है उसमें बिल्कुल बीजेपी जीत नहीं सकती। तो ये कम से कम 100 सीटें कम हो रही हैं बीजेपी की। मेजोरिटी आ नहीं सकती। जब तक एब्सोल्यूट मेजोरिटी न बने तब तक मोदी जी प्रधानमंत्री बन नहीं सकते। फिर अगर 50 सीटें भी कम पड़ गई तो एक कंप्रोमाइज कैंडिडेट ढूंढा जाएगा, जो मोदी जी कदापि नहीं हो सकते। तो माननीय मोदी जी को, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को पता है कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि जितनी यातना देंगे उतना ज्यादा। अब ये नए मुद्दे जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो गए। राम जन्मभूमि का जो प्राण प्रतिष्ठा है, जो बीजेपी का मेन प्लैंक था, वो खत्म हो गया। आज कोई बात ही नहीं कर रहा उसकी। जी, बिल्कुल सर। और झारखंड में तो बिल्कुल आपने जैसा कि कहा, बड़ा राजनीतिक संकट आ गया है। हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया, उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अब उनकी कोर्ट में पेशी भी है। लेकिन और एक और खबर आई है कि कल या परसों में केजरीवाल भी गिरफ्तार हो सकते हैं। और तेजस्वी यादव, लालू यादव, इन सबके पीछे ईडी पड़ी हुई है। तो 2024 के इलेक्शन से पहले सभी लोग जेल में ही दिखाई देंगे। नहीं नहीं, वो तो देखिए आशा की जा रही, लेकिन अगर देखिए, अगर मोदी जी चुनाव जीतना चाहते हैं तो ये ना करें, लेकिन वो करेंगे क्योंकि उनके सलाहकार चाहते हैं कि वो इलेक्शन हार जाएं। देखिए, जो वहां पे नए मुख्यमंत्री पद के लिए चुने गए हैं वो इतने ज्यादा जादुई नेता हैं, उनको टाइगर ऑफ झारखंड कहा जाता है, चंपाई सोरेन। और 1990 से लेकर आज तक वो कुछ चुनाव नहीं हारे हैं। और पिछली बार जो कांग्रेस, ये जो जेएमएम और कांग्रेस की सरकार बनी है, उसका मुख्य कारण यह है जिस क्षेत्र से वो आते हैं उस क्षेत्र में सारी की सारी सीटें कांग्रेस जीती है। और जिस क्षेत्र के वो रहने वाले हैं उसमें अर्जुन मुंडा भी उसी क्षेत्र के आते हैं, मधु कोड़ा भी उसी क्षेत्र के थे, और रघुवर दास जो पुराने मुख्यमंत्री थे बीजेपी के, वो भी उसी क्षेत्र के थे। वो आदमी ऐसा है कि उसे टाइगर और झारखंड कहते हैं। वो बिल्कुल एक प्रकार से पूरे हिंदुस्तान के, तो हेमंत सोरेन से बड़ा खतरा इन्होंने अपने लिए मोल ले लिया है जो चंपाई सोरेन वहां पे चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। तेजस्वी यादव ने, हो सकता है कि नीतीश कुमार को शांति से कुछ 4-6 महीने पहले ले लिए होते किसी मुद्दे पर, तब तो तेजस्वी को इतना लाभ ना मिलता। नौकरी का सारा लाभ जो है तेजस्वी को मिल रहा है। पिछली बार 1 सीट मिली थी बिहार के अंदर कांग्रेस को।
तो इसका मतलब यह है मोदी जी को, माननीय मोदी जी को पता है वो सत्ता में नहीं लौट रहे हैं, इसीलिए बदहवास है, इसीलिए परेशान है। लेकिन लोकतंत्र में अटल जी भी उतरे थे, इंदिरा जी भी उतरी थी, राजीव गांधी भी उतरे थे। हमारे देश में प्रधानमंत्री आए और गए, इज्जत से आए और इज्जत से चले गए। भाई अगर लोकतंत्र में जनता आपको नहीं जिताती है तो उतर जाइएगा, क्या परेशानी है, गुजरात का चीफ मिनिस्टर बन जाइएगा, वहां तो आपकी एब्सोल्यूट मेजोरिटी है ही। लेकिन ये जिद और उस जिद के चक्कर में देश के पूरे ढांचे को बदल देना, लोकतांत्रिक ढांचे को बदल देना, सेकुलरिज्म को खत्म कर देना, देश विदेश में देश की छवि को खराब कर देना, ये मैं नहीं समझता कि माननीय मोदी जी को ऐसा करना चाहिए। मेरा उनसे निवेदन है कि ऐसा न करें। अरेस्ट अगर करना है तो भैया अजीत पवार को भी अरेस्ट कर लें, एकनाथ शिंदे को भी अरेस्ट कर लें, वो जो हेमंत, वो जो है अपना हेमंतो विश्व शर्मा, उनको भी अरेस्ट कर लें, शुभेंदु अधिकारी को भी कर लें। तब तो जनता को लगेगा कि सबको अरेस्ट करना है। यहाँ पे अपने नेता, अच्छा आज हेमंत सोरेन अगर चले गए होते बीजेपी, कुछ ना होता उनको, वो बीजेपी के साथ सरकार बना लेते, कुछ ना होता। अब जो जो शेरों की तरह लड़ रहा है उसको आप परेशान, ये नहीं समझ रहे हैं कि उसको आप शेर बना रहे हैं, उसको आप हीरो बना रहे हैं, वो इलेक्शन जेल से रख के इलेक्शन जीत जाएगा। जी बिल्कुल सर। और एक तरफ हम नीतीश कुमार की बात कर ले, एक तरफ तो वो पलटी मारकर एनडीए के साथ उन्होंने सरकार बना ली है, लेकिन दूसरी तरफ वही जेडीयू के जो नेता हैं कपिल पाटिल, महाराष्ट्र के दिग्गज नेता है, आप जानते ही है कि राष्ट्रीय महासचिव है जेडीयू के, वो जो है उन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ लड़ने का ऐलान कर दिया है। वो वहां पर वो इंडिया गठबंधन के साथ सीट शेयरिंग कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमने ये संदेश जो है वो नीतीश कुमार तक पहुंचा दिया है, यानी कि बिहार तक ये संदेश पहुंच चुका है। तो दूसरी ओर जो गोपाल मंडल है, उन्हीं के विधायक है जेडीयू के ही, वो भी तेजस्वी यादव के समर्थन में आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि लालू यादव की गलती जो भी रही होगी उसकी सजा उनके बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। ईडी जो है तेजस्वी यादव या फिर उनकी जो बेटी है उनके पीछे उन्हें नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो तब बहुत छोटे थे जब ये सारा मामला हुआ। तो एक तरफ वो है विधायक है, दूसरी तरफ राष्ट्रीय महासचिव है, तो और एक तरफ है तमाम जो कार्यकर्ता है वो भी उनका साथ देने को राजी नहीं है। तो वही नीतीश कुमार को जो है तेजस्वी यादव ने भी चैलेंज कर दिया है कि वो इसी साल जेडीयू को तोड़ देंगे और इसी साल नीतीश को जो है मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे। क्या कहेंगे सर इन सारी सिचुएशन पर? नहीं, ये जो महाराष्ट्र की बुल्ढाना सीट है वो पहले ही तय हो गया था कि वो जनता दल यूनाइटेड को मिलेगी और बड़े दिग्गज नेता हैं वहां पे जीत जाएंगे। देखिए नीतीश कुमार के साथ कोई नहीं है, केसी त्यागी जैसे कुछ लोग जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता था, मैं अब टीवी जब वो दिखते हैं तो मैं टीवी बंद कर देता हूँ, स्विच ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि यार कोई सिद्धांत जीवन का, समाजवादी अपने को कहते हैं, डॉक्टर लोहिया का सिपाही कहते हैं, जयप्रकाश नारायण का नाम लेते हैं, हमारे इधर मुरादनगर से और मोदी नगर से इलेक्शन भी जीते थे एक बार मेंबर पार्लियामेंट का, एक इलेक्शन में मेंबर पार्लियामेंट, फिर उसके बाद राज्यसभा बनते वगैरह बनते रहे। अरे अपने पुत्र मोह में उन्होंने देश के जो समाजवादी आंदोलन की धुरी है उसको बिगाड़ दिया है। अगर डॉक्टर लोहिया जिंदा होते तो आज त्यागी जी का क्या हश्र करते। तो इनके जो सलाहकार हैं नीतीश कुमार के, नीतीश कुमार जी का तो चलिए कुछ शारीरिक समस्याएं हैं बेचारे, वो अपने पूरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो उनके सलाहकार हैं वो अपनी पूरे जिंदगी की कमाई को गंवा रहे हैं। त्यागी जी को कैसे याद किया जाएगा आगे जब समय आएगा। और ये बिल्कुल पक्की बात है कि इसीलिए बजट सेशन को आगे बढ़ाया गया है, क्योंकि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन स्पीकर के खिलाफ आ रहा है या बजट पे जो वोटिंग होगी उसमें ये सरकार टिक नहीं पाएगी। अभी तो देखिएगा गोपाल मंडल नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अगर टिक भी गई वहां भी शॉक वॉक देके, इलेक्ट्रिक शॉक देके, भैया अब एक नई चीज पता चल गई ना। हम तो सोचते थे पैसे देके काम होता है, जेल भेज के काम होता है, अब ये पता चला कि गुंडे आ गए चार, उन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक दिया और खाली कागज पे दस्तखत करा के ले गए और आपको उठा के फांसी पे चढ़ा दिया। तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। और यही तमाम लोग आपसे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि क्या ये जो सेंगोल है, क्या ये राजशाही का प्रतीक है और क्या लोकतंत्र अब समाप्त होने जा रहा है? देखिए ये बिल्कुल स्पष्ट बात मैं बताता हूं आपके दर्शक और श्रोताओं को, अगर आप लोग चूक गए तो मनुस्मृति लागू होगी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान नहीं लागू होगा, उसे किनारे कर दिया जाएगा और यहाँ पे वही वर्ण व्यवस्था चालू होगी। और उसके बाद महिलाओं को, जैसे मोहन भागवत जी कहते हैं ना, घर में रोटी और बाकी चीजें चलाने का और रसोई चलाने का काम होता है, घर से बाहर जाने का उनका अधिकार नहीं है। निधि आप लोग भी नौकरी वोकरी नहीं कर पाओगे, घर ही में रोटी सेकोगे, और जो बाकी जो वर्ग है ना उनको भी कोई अधिकार नहीं मिलेगा। बस जो है फिर वो पुराना वही अपना चलेगा मनुवाद।
और उसके हिसाब से बाकी जो शोषण जिस प्रकार से छोटी जातियों का हुआ करता था उसी प्रकार से होगा। तो ये सेंगोल, ये मुकुट, ये टीका, अरे वहां पे प्राण प्रतिष्ठा में जो पूजा हो रही थी निधि, अगर आपने देखी हो, मुझे नहीं लग रहा था कि भगवान की पूजा हो रही है कि किसी महामानव की पूजा हो रही है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। बहुत-बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा में भाग लेने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। तो आपने चर्चा देखी कि किस तरह से जो संसद की सुरक्षा चूक मामले में जितने भी आरोपी गिरफ्तार हुए थे, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, शौक दिया जा रहा है इसलिए कि वो विपक्ष से अपने संबंध को स्वीकार करे, जो कि बिल्कुल ऐसा है ही नहीं। उनका कहना है कि सीधे तौर पर कोर्ट में वो बयान दें कि हमारे संबंध जो है वो विपक्ष से थे, इसीलिए प्रताड़ित लगातार किया जा रहा है। कैसी लगी आपको ये चर्चा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।